Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class, Accounting for Goods and Services Tax. बच्चों, बहुत लर्निंगफुल, बहुत मीनिंगफुल, बहुत अंडरस्टैंडेबल और कॉन्सेप्चुअल क्लास आज की होने जा रही है। जीएसटी के बारे में आज समझेंगे। जीएसटी किस तरह से फंक्शन करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीजें आज की क्लास में सीखेंगे। जीएसटी कितने तरह के टैक्सेस को मिलाकर बनाया गया है, क्यों जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया, कितनी रेट्स ऑफ टैक्सेस से जीएसटी लगता है, सभी आज की क्लासेस में होने जा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है बच्चों, सो वॉच टिल वेरी लास्ट और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फटाफट से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एस लगा हुआ है सर, प्लूरल है, एक से ज्यादा गुड्स और एक से ज्यादा सर्विसेज इसके अंदर कवर है। होता क्या है सर ये जीएसटी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है सर? इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अभी देखेंगे शानदार नोट्स बना रखे हैं। ये देखिए, यहाँ इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। किसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और किसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यहां पर अभी हम देखेंगे। पर उससे पहले हम इस मीनिंग को समझ लेते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेविड ऑन, लेविड का मतलब है वो टैक्स लगता किस पर है? हर तरह की सप्लाई पर, एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अपने जो गुड्स बनाए हैं आप उनकी सप्लाई करेंगे। सप्लाई मतलब उनकी सेल्स करेंगे होलसेलर को, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर आगे कस्टमर को सेल करेगा। तो हर सप्लायर पर जीएसटी लगता है, एक्सेप्ट वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्टेड ना हो। आई बात समझ में? जो भी व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है ना बच्चों, उस पर जीएसटी लगता है। ओके, लेविड ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। अब एक बात यहां देखिए, एक्सेप्ट एक अपवाद है इसका, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता। सो बताइए सर इस पे क्या लगता है फिर? तो पेट्रोल और अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी लगता है बच्चों। क्या लगता है बच्चों? एक्साइज ड्यूटी। ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। वैसे तो एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से जीएसटी में मर्ज कर दिया है बच्चों, है ना। एक्साइज ड्यूटी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, छोटा मोटा अस्तित्व बचा है। दो पांच तरह के आर्टिकल और गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, उनमें से पेट्रोल और अल्कोहल पे भी एक्साइज ड्यूटी लगता है बच्चों। टोबैको को जीएसटी में कवर कर लिया गया है, ठीक है। फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अब जीएसटी लगता है प्रेस्क्राइब्ड रेट से। कितनी तरह की रेट होती है अभी हम पढ़ेंगे, और उससे पहले ये जान लीजिए सर, सप्लाई का मतलब क्या है। यहाँ पर सप्लाई के अंदर इंक्लूड है सेल्स ऑफ गुड्स। देखिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करेगा, यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखिए सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है बच्चों। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं सर्विसेज का यहाँ पर, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, आई बात समझ में? ठीक है, तो बैंकिंग सर्विसेज में जितने भी आपके बैंक, वो सब कवर हो गए इसके अंदर, ठीक है। इंश्योरेंस की सर्विसेज, ठीक है, बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, है ना बच्चों। म्यूचुअल फंड की सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। टीचिंग भी एक सर्विसेज है, जो मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूं, ये भी एक सर्विसेज है ना। सीए भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्विसेज, है ना। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विसेज जो सीए प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्विसेज डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, ये सब सर्विसेज में आती हैं। अभी मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सर्विसेज का, कि मतलब सर्विस क्या होता है सर। तो यदि आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सर्विसेज को तो आप प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं सर्विस रेंडर करना, आई बात समझ में। और गुड्स प्रोवाइड करने को बोला जाता है गुड्स सप्लाई या फिर गुड्स को सेल करना। सो इसीलिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बच्चों, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सेल ऑफ सर्विसेज एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है
सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स के रिस्पेक्ट में, और सर्विसेज के रेस्पेक्ट में सप्लाई का मतलब है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं, या फिर आप सर्विसेज को रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आपको जीएसटी देना पड़ेगा सर, आप नहीं बच सकते। आई बात समझ में? अब देखिए, इट इज ए नेशन वाइड टैक्स। क्या लिखा हुआ है सर? ये पूरे देश में लगने वाला एक सिंगल टैक्स है। वन नेशन वन टैक्स इसको कहा जाता है बच्चों। सिकिंग दी यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स पहले हुआ करते थे बच्चों। 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सभी को मर्ज कर कर एक टैक्स लाया गया है। वन नेशन वन टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी, जिसको नाम दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स के नाम से इस जीएसटी को लाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जीएसटी एक्ट जो था वो पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 ऑफ मार्च। देखो, किसी भी तरह के कानून को बनने से पहले पार्लियामेंट में उसको बिल को पास होना जरूरी है। राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होना जरूरी है, तभी केंद्रीय स्तर का कानून बनता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था 24 मार्च 2017 को, और ये इफेक्ट में आया था बच्चों 1 जुलाई 2017 से। आई बात समझ में? ये आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल लेवल के कितने तरह के टैक्स थे? देखो बच्चों, जो इंडिया के अंदर टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल के टैक्स और एक स्टेट लेवल के टैक्स। सेंट्रल लेवल के वो टैक्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। आई बात समझ में? स्टेट लेवल के वो टैक्सेस होते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी उसे स्टेट लेवल का टैक्स बोलते हैं। मोदी सरकार जो टैक्स लगाएगी उसे बोलते हैं सेंट्रल लेवल के टैक्स। तो ये सेंट्रल लेवल के कुछ टैक्सेस थे जिन्हें मर्ज कर दिया गया जीएसटी में, और ये सभी इनडायरेक्ट नेचर के थे, क्योंकि जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। तो जितने भी टैक्सेस जीएसटी के अंदर मर्ज किए गए ना बच्चों, वो सब भी इनडायरेक्ट नेचर के ही टैक्स थे। तो एक्साइज एक सेंट्रल लेवल का टैक्स था, उसे मर्ज कर दिया गया। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल लेवल का टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी मर्ज किया गया। कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस भी यहां पर बच्चों मर्ज किए गए हैं जीएसटी के अंदर, जिनके आपको थोड़े से नाम ध्यान रखने हैं। एज सच इतनी टेंशन नहीं लेनी है इनको याद करने की आपको, है ना, बस याद ध्यान रखना है, बस समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऑक्ट्राय और एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ये कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस हुआ करते थे जिनको जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना आप कि जीएसटी में रेट कितने तरह की होती है। सो रेट्स की बात करें तो बच्चों 3 तरह की रेट्स हो गई जीएसटी के अंदर। अभी ये अमेंडमेंट आया है, पहले बच्चों हुआ करती थी 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम हुआ करती थी बच्चों 28%। अब आप ये ध्यान रखिए कि 5% तो है, 12% को हटा दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, 18% भी है, 28% को एबोलिश कर दिया गया है। ये पहले मैक्सिमम टैक्स रेट हुआ करती थी 28%, अब इसे हटा दिया गया है और मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कर दी गई है आपकी 40%। आई बात समझ में? तो 3 रेट ऑफ टैक्स रह गई, 5%, 18% एंड 40%। अब देखिए, ये रेट ऑफ टैक्स भी गुड्स के हिसाब से लगती है बच्चों। जो बहुत ही असेंशियल और मेरिट्स के गुड्स होते हैं ना बच्चों, जैसे मिल्क हो गया, प्रोडक्ट बीट्स हो गए, है ना, दालें हो गई, ठीक है, और बहुत ही असेंशियल सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, असेंशियल नेचर के, मेरिट नेचर के गुड्स जो डेली रूटीन में हम काम में लेते हैं, उन पर 5% जीएसटी लगता है बस। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज जो नॉर्मल लेवल के गुड्स हैं या थोड़े से मिडिल क्लास के द्वारा, जो इतने असेंशियल तो नहीं है। आई बात समझ में? इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी बच्चों, ठीक है, कार भी आ सकती है इसमें, कुछ लेवल की कार्स आ गई, बाइक्स वगैरह आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, तो इन पर लगता है 18%। और लग्जरियस आइटम मतलब बहुत ही अच्छे स्तर की चीजें जिसमें लग्जरी कार्स वगैरह आ गई, इस पर लगता है 40% का जीएसटी। तो आपको किस पर कितना लगता है ये याद रखना नहीं है। सीए वाले स्टूडेंट, इंटर फाइनल वाले स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ता है किस गुड्स पे कितना टैक्स लगता है। बस आपको तो रेट याद रखनी है, क्वेश्चन में वो रेट देगा और आपको उस पर उतना ही परसेंट से जीएसटी लगा देना है, कोई टेंशन नहीं है सर। अब ये बहुत रिलेवेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसे आप समझिए कि जीएसटी होता क्या है। और उससे पहले, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है।
तो इंडिया के अंदर बच्चों दो तरह के टैक्स फंक्शन में होते हैं, दो तरह के टैक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। एक तो है बच्चों डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पर डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है सर? देखिए बच्चों, दो तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, एक तो लेवी ऑफ टैक्स और एक बर्डन ऑफ टैक्स। दो तरह की घटनाएं होती है, एक लेवी यानी कि टैक्स का लगना, लेवी ऑफ टैक्स, एंड सेकंड वन इज बर्डन ऑफ टैक्स। लेवी ऑफ टैक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन पर ही हमेशा टैक्स लगता है। लेवी का मतलब है लगना, कि सर टैक्स लगता किस पर है। आई बात समझ में? तो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति जो पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है उस पर ही टैक्स लगता है। मतलब ये मान लीजिए मिस्टर ए है। कौन है सर? ये मिस्टर ए, और ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है बच्चों। किसमें रजिस्टर्ड है ये? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये रजिस्टर्ड है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मतलब ये पैन कार्ड होल्डर है। इनके पास कौन सा कार्ड है सर? आपके पापा के पास भी है, ठीक है। आप 18 साल के हो गए तो आपके पास भी आ जाएगा पैन कार्ड। तो सर ये रजिस्टर्ड हो गए इनकम टैक्स के अंदर। अब इनकम टैक्स इन्हीं के ऊपर लगेगा सर। आई बात समझ में? मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही टैक्स लगता है। दूसरा बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब है बच्चों टैक्स का भार, है ना। क्या टैक्स उन्हें अपनी जेब से, टैक्स किसकी जेब से जाएगा, मतलब उसका बर्डन किसके ऊपर होगा। तो यदि ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के ऊपर होती है, पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसी पर टैक्स का बर्डन भी आ जाता है, कहने का मतलब टैक्स लगता भी इसी व्यक्ति के ऊपर है और टैक्स देना भी इसे अपनी जेब से ही है। सर इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर टैक्स लगता है वही तो अपनी जेब से देगा? नहीं बच्चों। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, उसने आपको बिल बनाया, मान लीजिए 5,000 रुपए का बिल बना, उस पर 10% उसने जीएसटी लगा दिया, कितना हो गया? 5,500। अब मुझे एक बात बताओ, रेस्टोरेंट ओनर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है बच्चों, है ना? बोलो हाँ, कमेंट करो यस सर। पर रजिस्टर्ड होने के कारण टैक्स लगता उसके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो फूड सर्विसेज दे रहा है हमें, फूड सर्विसेज दे रहा है, इसलिए जीएसटी उसके ऊपर लगता है और वही जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। पर बच्चों बिल के अंदर टैक्स लगाकर उसने वो टैक्स रिकवर तो हमसे कर लिया, कस्टमर से कर लिया, मतलब उस टैक्स का बर्डन उसके ऊपर नहीं आया। 5,500 का उसने बिल बनाया, जिसमें से 5,000 उसकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज थी और फूड्स की वैल्यू थी जो भी उसने हमें सप्लाई किया। 500 रुपीज जो उसने हमसे टैक्स चार्ज किया वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, मतलब हमसे रिकवर करके वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। मतलब उस 500 रुपीज के टैक्स का बर्डन उसकी जेब पर नहीं आया बच्चों, उसने हमसे चार्ज कर कर गवर्नमेंट को पे कर दिया। बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स, मेट, एएमटी, इंटरनेशनल टैक्स, ये कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के, जिसमें जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है टैक्स उसे अपनी जेब से ही पे करना होता है। आपके पापा इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड भी है, और वो टैक्स किसी दूसरे से रिकवर नहीं कर सकते वो, या इसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डेफर नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते। वो बर्डन उन्हें खुद ही बियर करना पड़ेगा, उन्हें खुद की कमाई में से ही उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये कंपनीज पे लगता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एक 22-23% की फिक्स रेट होती है जो कंपनी को अपनी द्वारा कमाई गई इनकम पर उसे देना पड़ता है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी का मतलब है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये फॉर्म्स पे लगता है। किस पर लगता है बच्चों? पार्टनरशिप फॉर्म्स पे लगता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म्स को भी अपनी जेब से, या एओपी पर लगता है, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन पर, ठीक है, उन्हें अपनी जेब से पे करना होता है। इंटरनेशनल टैक्सेस में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे लगता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में भी वही दो इंसिडेंट्स है, एक तो लेवी ऑफ टैक्स और एक बर्डन ऑफ टैक्स। अब यहां पर क्या होगा, वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल आप याद रखना, लेवी तो उस पर होगा रजिस्टर्ड पर्सन पर जो पर्टिकुलर टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। अब मान लो मिस्टर ए पर्टिकुलर टैक्स जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जीएसटी एक्ट के अंदर क्या है बच्चों? ये रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये हो गए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड। तो जीएसटी लगेगा इनके ऊपर, है ना। जीएसटी क्या होगा इनके ऊपर? लेवी। आई बात समझ में? मिस्टर ए के ऊपर जीएसटी लगेगा, पर वो जीएसटी अपनी जेब से नहीं देंगे सर, उस टैक्स का बर्डन जो है वो मिस्टर बी पर डेफर कर देंगे। आई बात समझ में?
मतलब उसका भार मिस्टर बी पर डाल देंगे। आप जिस रिटेलर से गुड्स खरीदने जाते हो वो आपको बिल रेज करता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल से आपने गुड्स खरीदे, वहां से आपने बिल लिया, आपने 5,000 का माल खरीदा, उस पर जीएसटी लगा हुआ है 600 रुपीज, आपने 5,600 का पेमेंट किया। मुझे एक बात बताओ, वो 600 रुपीज की जीएसटी की लाइबिलिटी किस पर है? शॉपिंग मॉल वाले ओनर पर। आई बात समझ में? ठीक है, उस रिलायंस फ्रेश वाले ओनर पर, ठीक है, या वी मार्ट पर जिससे भी आपने गुड्स खरीदा है, बट उसका बर्डन आपकी जेब पर आया है। आई बात समझ में? उसने खुद की जेब से नहीं दिया पे, उसने जो सेल्स किया है उस वैल्यू ऑफ सेल्स पर उसने जो टैक्स कस्टमर से चार्ज किया वो गवर्नमेंट को पे कर देगा वो, मतलब उसने बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया है। आई बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों जीएसटी। जीएसटी इसका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट। तो बच्चों ये सभी क्या हो गए एक तरह से, कस्टम को आप हटा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुका है, वेट भी जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुका है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, मैंने 4 ही लिखे हैं, ये सब जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो क्या बात समझ में आई आपको? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ में आया सर? जीएसटी का मतलब समझ में आया? जीएसटी इज ए वन नेशन वन टैक्स, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर एक टैक्स बनाया गया है जिसका नाम रखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और बच्चों बहुत सारे सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के टैक्सेस को इसके अंदर मर्ज किया गया है जिसके कुछ नाम भी हमने पढ़े थे। 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था और ये इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जीएसटी जो है वो सप्लाई पे लगता है। सप्लाई का मतलब है गुड्स के रेस्पेक्ट में सेल ऑफ गुड्स, और सर्विसेज के रेस्पेक्ट में रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज बहुत तरह की होती है, बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, टीचिंग हो गई, सीए हो गया, डॉक्टर हो गए, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई बच्चों? कमेंट कर मुझे बताओ। अब ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो था इसलिए छोटा बनाया गया है, आई बात समझ में, ताकि आप पे भी बर्डन ना हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट और वेट के फंक्शन को समझेंगे और जीएसटी के साथ किस तरह से आईटीसी और वेट काम करता है, और उसी के बेसिस पर जर्नल एंट्री डिराइव करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर। सप्लाई चेन बनाएंगे एक बहुत अच्छी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, किस तरह से जीएसटी का डेफरमेंट होता है एक सप्लाई चेन से दूसरी सप्लाई चेन, किस तरह से जीएसटी का पूरा बर्डन कस्टमर के ऊपर आता है, और किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के अंदर काम करता है, ठीक है, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो बहुत रिलेवेंट है नेक्स्ट वीडियो। आज का इंट्रोडक्टरी सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना क्योंकि 5-6 वीडियो जीएसटी अकाउंटिंग से रिलेटेड अपलोड होने जा रहे हैं। 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा बच्चों, पूरा चैप्टर आपका ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे।